तो दिस इज रंजीत कुमार झा एंड यू आर वाचिंग योर ब्यूटीफुल सा चैनल PPDRKJ यानी फिजिक्स पॉइंट दरभंगा। तो लास्ट लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 12 में अपन लोगों ने देखा था इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अपन लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट मेनली कितने इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, तो 3 इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट। तो CBSE क्लास 10th के अकॉर्डिंग ओनली आपका सिलेबस में है हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट, जो कि आपका क्लास 12 CBSE के अकॉर्डिंग भी है। और केमिकल इफेक्ट जो है वो आपका क्लास 10th में नहीं दिया गया है, वो ओनली आपका क्लास 12th में दे रखा गया है CBSE के अकॉर्डिंग। तो लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने क्या देखा था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसी को आज अपन लोग फर्दर स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर जो भी पढ़ाया जाता है वो कम्प्लीटली NCERT बेस्ड होता है और HC वर्मा बेस्ड होता है, जहाँ पर अपन लोग ईच NCERT का और HC वर्मा का क्वेश्चन इन्वॉल्व करते हैं। और एक बात, यहाँ आपका जो भी पढ़ाया जाएगा या जो भी लिखाया जाएगा उसका नोट आपको PDF फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के भीतर मिल जाता है, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। और आई मस्ट सजेस्ट कि आप NCERT बुक और HC वर्मा का बुक काइंडली अरेंज कर लो, है तो अच्छी बात है, नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के भीतर आपको PDF फॉर्मेट में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लेना। और सबसे इम्पोर्टेंट, एंड ऑफ द ईच लेक्चर आपको कुछ होमवर्क भी मिलता है जो कि आपको सोल्व करने पड़ते हैं। उसमें भी अपन लोग यहाँ पर कुछ हिंट देख लेते हैं और रेस्ट आपको सोल्व करना पड़ता है। स्टिल अगर प्रॉब्लम है तो अबाउट सेक्शन में जाइए चैनल के, और वहाँ पे कॉन्टैक्ट अस करके ऑप्शन है, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 10 फिजिक्स, ये आपका लेक्चर कितना हो गया, ये आपका लेक्चर नंबर 13 हो गया, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने देखा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जहां पर अपन लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था H = I²RT। क्या देखे थे, H = I²RT, वेयर H इज व्हाट, तो वेयर H इज हीट एनर्जी। तो लास्ट सेक्शन में अपन लोगों ने क्या देखा था, H = I²RT, H = व्हाट, तो I²RT, वेयर H क्या था, तो S क्या था, हीट एनर्जी था, हीट एनर्जी। और क्लास 9th क्लास में आपने देखा होगा कि एनर्जी का यूनिट क्या होता है, तो एनर्जी का यूनिट आपका जूल होता है। जो भी एनर्जी हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो या मैकेनिकल एनर्जी हो या कुछ भी एनर्जी हो, अगर एनर्जी है तो उसका SI यूनिट क्या होगा, उसका SI यूनिट जूल होता है, ठीक है। क्या होता है, जूल होता है। तो हीट, ये क्या है, H स्टैंड फॉर हीट एनर्जी, इट्स फार्मूला = I²RT। तो ये क्या हो गया, इनका यूनिट जूल हो गया। तो यहां पर एक बात याद रखना, क्या, तो दिस फार्मूला गिव्स द हीट एनर्जी, लिखते चलिए, दिस फार्मूला gives the heat produced in किसमें, तो जूल में, इन जूल, हीट प्रोड्यूस इन जूल्स। ये हीट एनर्जी का SI यूनिट हुआ जूल, तो इसीलिए ये हीट प्रोड्यूस हुआ H = I²RT, जो किस यूनिट में होगा, जूल में। इसका क्या मतलब निकलता, इसका ये मतलब निकलता है कि when current of I ampere flow through a wire of resistance, क्या चीज, तो R of resistance R ohm for a time t second। इसका एक्चुअल मीनिंग यही हुआ कि this formula gives the heat produced in joules when current of I ampere flow through a wire of resistance कितना, तो of resistance R ohm। कितने समय के लिए, तो 40 सेकेंड के लिए। याद रखना हम यहाँ पर सभी
क्वांटिटी का यूनिट लेते हैं एसआई यूनिट में। किस में लेते हैं? एसआई यूनिट में। जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो आपको कन्वर्सन करना है यूनिट का, किस में? तो एसआई यूनिट में करना है, याद रखना। तो ध्यान से हम ये देखते हैं कि इसी कॉन्सेप्ट को, कौन सा कॉन्सेप्ट को? तो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी को ही अपन लोग जूल्स हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? जूल्स हीटिंग इफेक्ट, या जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। कॉल्ड एज दिस concept is called as Joule's law of heating। Joule's law of heating, ये क्या कहला था? Joule's law of heating। इसी कंसेप्ट को अपन लोग क्या बोलते हैं? Joule's law of heating। याद रखना ये कंसेप्ट को, क्योंकि कभी कभार ये पूछा जाता है कि व्हाट इज Joule's law of heating। माइंड इट यहाँ पर एक बात को कि Joule's law of heating एंड Joule's law ये दो अलग अलग कंसेप्ट है। क्या है? Joule's law of heating अलग है और Joule's law अलग है। तो याद रखना ये कंसेप्ट क्या कहलाता है? H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी कॉल्ड एज Joule's law of heating। ठीक है, अब यहां से Joule's law of heating के अकॉर्डिंग हम क्या देखते हैं? तो अकॉर्डिंग टू दिस Joule's law of heating, H is directly proportional to what? तो H is directly proportional to I square। That means what? तो heat produced in a wire is directly proportional to what? तो is directly proportional to current का स्क्वायर। is directly proportional to what? तो current का स्क्वायर। फिर दूसरा हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि heat is directly proportional to R। heat is directly proportional to R। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि अगर किसी भी कंडक्टर का हम रेजिस्टेंस अगर बढ़ाते हैं तो उस कंडक्टर से हीट भी उतना ही रेशियो में बढ़ेगा। अगर मान लो कि किसी कंडक्टर का हमने रेजिस्टेंस 2 टाइम्स इंक्रीज करा है तो हीट भी कितना टाइम्स इंक्रीज होगा? हीट भी आपका 2 टाइम्स ही इंक्रीज होगा। अगर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस हमने हाफ कर दिया तो उन कंडक्टर में हीट कितना प्रोड्यूस होगा? उन कंडक्टर में हीट हाफ प्रोड्यूस होगा, याद रखना। अगर करंट के केस में हम देखते हैं तो अगर करंट को हम ट्वाइस टाइम बढ़ा देते हैं तो उस कंडक्टर में जो हीट प्रोड्यूस होगा वो कितना टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा? तो 2 2 जा 4 टाइम्स, क्योंकि जितने टाइम हमने इंक्रीज करा है उनका स्क्वायर टाइम्स करंट के इंक्रीज से हीट प्रोड्यूस होता है। करंट के स्क्वायर टाइम्स के अकॉर्डिंग हीट प्रोड्यूस होता है। तो करंट अगर 2 टाइम्स इंक्रीज करा तो हीट कितना टाइम्स प्रोड्यूस होगा? 4 टाइम्स। अगर करंट को हमने 3 टाइम्स इंक्रीज करा तो हीट कितना टाइम्स प्रोड्यूस होगा? 9 टाइम्स हीट प्रोड्यूस होगा। और हम जब H को देखते हैं तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अगर मान लो किसी कंडक्टर को हमने 2 मिनट के लिए हमने कंडक्टर को ऑब्जर्व करा तो हीट देखते हैं 2 मिनट के अकॉर्डिंग ही वो इंक्रीज करता है। दैट मीन्स T जितना बढ़ेगा उसी अकॉर्डिंग में H बढ़ेगा। दैट मीन्स क्या हुआ? T जितने रेशियो में बढ़ेगा H भी उतना ही रेशियो में बढ़ता है, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बट कंडीशन क्या रहना चाहिए? बट कंडीशन ये रहना चाहिए कि R और R ये दोनों कांस्टेंट रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? ये दोनों कांस्टेंट। अगर T इंक्रीज करता है तो H भी इंक्रीज करेगा प्रोपोर्शनल में। ये तो रहा आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग किसके किसके टर्म के रिस्पेक्ट में? तो ये रहा आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग IRT के टर्म में रहा। अगर हमसे पूछा जाता है कि VRT के टर्म में हीट क्या प्रोड्यूस होगा जब पोटेंशियल इतना है, इतने टाइम के लिए और इतना रेजिस्टेंस है उस कंडक्टर का, तब क्या हीट प्रोड्यूस होगा? तो चलिए, हीट प्रोड्यूस्ड इन कोई भी चीज कंडक्टर in terms of किसमें? तो V R
टी के टर्म में, वी आर टी के टर्म में क्या हीट प्रोड्यूस हुआ किसी कंडक्टर में। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग जानते क्या है, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी अपन लोग जानते हैं। क्या जानते हैं कि H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है। और अपन लोग ओम्स लॉ से क्या जानते हैं, अपन लोग ओम्स लॉ से जानते हैं V इक्वल टू आई आर होता है। तो I इक्वल टू क्या होगा, तो I इक्वल टू आपका V अपॉन आर होता है। I इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन आर होता है। तो इस इक्वेशन को अगर हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो H इक्वल टू क्या हुआ, देखिए I के बदले में V अपॉन आर डालिए तो V अपॉन आर, बट I का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, एक आर यहाँ पर है तो एक आर हमने यहाँ पर लगा दिया, इनटू टी है तो टी लगा दिए। चलिए इसके आगे प्रोसीड करते हैं। तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखो V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एक आर यहाँ पर है तो आर लगाइए, इनटू टी है तो टी लगाइए, एक आर से यहाँ पर आर कैंसिल हो गया तो H इक्वल टू क्या हुआ, V स्क्वायर आर अपॉन टी। H इक्वल टू क्या हुआ, V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी हुआ। ये हुआ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन, रेजिस्टेंस इज गिवन एंड टाइम इज गिवन। जब V R T के टर्म में पूछा जाता है कि हीट कितना प्रोड्यूस होता है किसी भी कंडक्टर में, तो हीट प्रोड्यूस होता है आपका V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। दैट मीन्स यहाँ पर ये देखते हैं कि जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस जितना हाई होगा, अगर पोटेंशियल और टाइम को कांस्टेंट रखते हैं तो जिस कंडक्टर का जितना रेजिस्टेंस हाई होगा उस कंडक्टर से उतना ही हीट कम प्रोड्यूस होगा। ध्यान से सुना, अगर पोटेंशियल और टाइम को हमने कांस्टेंट रखा तो हम ये देखते हैं कि जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस जितना हाई होता है उस कंडक्टर से उतना ही हीट प्रोड्यूस कम होता है। अगर हम पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं 2 टाइम्स तो हीट कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, तो हीट प्रोड्यूस इन दैट कंडक्टर क्या हो जाता है, 4 टाइम्स हो जाता है, यानी स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज करता है और टाइम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये तो हो गया हीट प्रोड्यूस इन टर्म्स ऑफ V R एंड T। तो ये भी फॉर्मूला और ये फॉर्मूला याद रखना, हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर व्हेन I R T के टर्म में एंड व्हेन V R T के टर्म में। तो ये फार्मूला दोनों याद रखना। इसके बाद अपन लोग चलिए पहले इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद अपन लोग आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपने इनका स्नैपशॉट ले लिया होगा। अब हम इसे इरेज करने जा रहे हैं। अब मैं यहाँ पर एक पॉइंट बताऊंगा, उस पॉइंट का मैं एक एग्जांपल के थ्रू भी समझाऊंगा। तो उस पॉइंट को पहले आप ओरली समझने की कोशिश करना। क्या है पॉइंट, तो ऑल द अप्लायंस which runs on electricity, it is not necessary to convert all the electric energy into a heat energy। कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी अप्लायंस होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक पर रन करता है या जो कि इलेक्ट्रिक से चलता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने भी उन्होंने इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम करा उस सारे इलेक्ट्रिक एनर्जी को उन्होंने हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया है। बट अगर इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंस है, अगर वो अप्लायंस अगर हीटिंग एलिमेंट है तो वो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है हीट एनर्जी में। अब रहा बात कैसे, तो पहले चलिए इसे हम लैंग्वेज के तौर पर समझ लेते हैं कि ऑल द अप्लायंस which run on electricity do not convert all electric energy into heat energy, electric energy into heat energy, heat energy।
but only heating appliance convert most of the electric energy into a heat energy. इलेक्ट्रिक अप्लायंस भी है, वो भी 100% इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में वो भी कन्वर्ट नहीं करता है. तो ओनली हीटिंग अप्लायंस कन्वर्ट most of the electric energy into heat energy. ठीक है. ओनली ये जो हीटिंग अप्लायंस है यही कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में, तो हीट एनर्जी में. वो भी पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में वो भी कन्वर्ट नहीं करता, वो भी मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी को वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है. अब रहा बात जैसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, इस पॉइंट को अपन लोग कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं. तो जैसे आपने फैन देखा हुआ, तो फैन क्या है, एक अप्लायंस है. कैसा अप्लायंस है, जो कि रन करता है इलेक्ट्रिसिटी पर. किस पर रन करता है, इलेक्ट्रिसिटी पर. तो फैन क्या है, एक अप्लायंस है. देखो हमने क्या बताया था, अप्लायंस. कौन सा अप्लायंस, तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस. क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी पर फैन रन करता है. तो फैन के अकॉर्डिंग हम समझते हैं. तो ये फैन के अकॉर्डिंग अगर हम जब समझते हैं, तो when electric current passes through this fan, तो when electric current passes through फैन या इलेक्ट्रिक फैन, यहां पर मेंशन करना है कौन सा फैन, तो इलेक्ट्रिक फैन, then most of the electric energy is used to किस में, to rotate the shaft of fan, used to rotate the शाफ्ट या फैन, जो भी बोलो, फैन का जो ब्लेड है, रोटेट द शाफ्ट या ब्लेड. मोस्ट ऑफ द एनर्जी क्या है, वो यूज हो जाता है किसमें, रोटेट करने में. किसको, तो शाफ्ट को या ब्लेड को. किसका, तो फैन का, शाफ्ट का या ब्लेड का. ओनली वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ electric energy is converted into heat energy. अब रहा बात कि आप पूछोगे कि हाउ इलेक्ट्रिक फैन प्रोड्यूस हीट एनर्जी. तो जब आप देखोगे कि when the fan runs for a long time and when you touch the just motor of the fan, you will see some warmth of it. Then due to this slightly fan becomes warm when it runs for a long time. ठीक है, यहां तक आई होप आप समझ रहे होंगे. तो होता क्या है कि जब फैन लंबे समय तक अगर वो रन करता है, तो जब आप उसे टच करोगे तो आपको क्या महसूस होता है कि वो थोड़ा सा वार्म हो चुका. कब, when it runs for a long time.
अब जैसे फिर से समझने की कोशिश करना, जब करंट हीटिंग अप्लायंस से अगर वो पास करता है, अगर हीटिंग अप्लायंस से अगर वो इलेक्ट्रिक करंट पास करता है, तो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है इनटू अ हीट एनर्जी में। अब रहा बात कि हीटिंग अप्लायंस क्या क्या हो सकता है, तो हीटिंग अप्लायंस में भी आपका हीटर हो सकता है, इलेक्ट्रिक केटल हो सकता है, आपका गीजर हो सकता है, आपका इमर्सन रॉड हो सकता है, आपका हेयर ड्रायर हो सकता है। तो दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ हीटिंग एलिमेंट या हीटिंग अप्लायंस। ये क्या है, कुछ एग्जांपल्स है हीटिंग अप्लायंस का, याद रखना। तो इस हीटिंग अप्लायंस में क्या हो जाता है, जो कि हमने अभी आपको एग्जांपल दिया, इस हीटिंग अप्लायंस में मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है आपका हीट एनर्जी में। तो ऑन द अदर हैंड when electric current passes through the heating element, अब वो हीटिंग एलिमेंट क्या है, हम लोग जनरली उसे क्या बोलते हैं, कॉइल हम लोग बोलते हैं। तो हीटिंग एलिमेंट दैट इज कॉइल, देन मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी is converted into a heat energy, into heat energy। क्या हो जाता है कि जब कॉइल से इलेक्ट्रिक करंट पास करता है, तो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है आपका हीट एनर्जी में। अब रहा बात कि ये जो हीटिंग एलिमेंट हमने जो बताया, क्या ये जो हीटिंग एलिमेंट हमने बताया, या जिसे आप लोग जनरली कॉइल्स कहते हैं, इससे जब इलेक्ट्रिक एनर्जी पास करता है, तो वो ही क्यों इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो कॉइल जनरली होता है वो किन से एक्चुअली बना होता है, तो चलिए इसके बारे में अपन लोग समझेंगे। तो हम यहाँ पर आपको सजेस्ट करेंगे कि आप इनका स्नैपशॉट ले लीजिए या स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ताकि हम इसे रब कर सकें। तो आई होप आपने इसका स्नैपशॉट ले लिया होगा। अब हम इसे इरेज करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब ये जो हीटिंग अप्लायंस का ये जो हीटिंग एलिमेंट होता है, या जनरली जिसे अपन लोग कॉइल्स कहते हैं, वो जनरली आपका मेड अप होता है हाई रेजिस्टेंस का। वो जनरली किससे बना होता है, हाई रेजिस्टेंस का बना होता है। तो हीटिंग एलिमेंट जिससे जनरली अपन लोग क्या बोलते हैं, कॉइल बोलते हैं, कॉइल्स इज जनरली मेड ऑफ किसका, तो हाई रेजिस्टेंस का बना होता है। जनरली मेड ऑफ हाई रेजिस्टेंस कंडक्टर का वो बना होता है, हाई रेजिस्टेंस कंडक्टर का वो बना रहता है। अब रहा बात कि वो कौन सा मटेरियल है या वो कौन सा सब्सटेंसेस है जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है, जिसका रेजिस्टेंस वेरी हाई होता है, और उस सब्सटेंसेस को जनरली अपन लोग किसमें यूज करते हैं, तो उस सब्सटेंसेस को जनरली अपन लोग हीटिंग एलिमेंट लाइक कॉइल्स में अपन लोग यूज करते हैं। तो वो होता है आपका नाइक्रोम वायर का होता है या टंगस्टन वायर का होता है। तो जनरली ये जो हाई रेजिस्टेंस का जो कंडक्टर होता है, जो कि जनरली अपन लोग कॉइल में यूज करते हैं, which is generally नाइक्रोम
विच इज जनरली मेड ऑफ नाइक्रोम वायर, जो कि किसका जनरली बना रहता है, नाइक्रोम वायर का जनरली बना रहता है। अब रहा बात कि इस नाइक्रोम वायर से जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो कैसे ये नाइक्रोम वायर उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यहां पर आप समझने की कोशिश करना। तो यहां हम आपको एक फिगर से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये मान लो आपका नाइक्रोम वायर है, ठीक है। ये आपका क्या है, नाइक्रोम वायर है। अब यहां पर देखना, हम आपको जरा सा लेमैन की तरह आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बाय द वे इसका डीप इंस्ट्रक्शन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं होगा, तो इसीलिए हम यहाँ पर ओनली लेमैन की तरह आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखो ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक कॉर्ड होता है, जिसे इलेक्ट्रिक कॉर्ड, जिसे अपन लोग जनरली वायर बोलते हैं, जिसे अपन लोग जनरली क्या बोलते हैं, वायर बोलते हैं। इस वायर से जब वो करंट पास करता है, इस वायर से जब वो करंट पास करता है, और वायर जनरली अपन लोग लेते किसका है, तो वायर जनरली अपन लोग वो कंडक्टर का लेते हैं जिसका रेजिस्टेंस लो हो, जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, लो। क्यों, तभी तो करंट इससे इजीली पास करेगा, तभी तो करंट इससे इजीली पास करेगा। तो हम इस कंडक्टर का ये देखते हैं कि इस कंडक्टर का जरा कॉस्ट तो हाई नहीं है, ये कंडक्टर अवेलेबल इजीली है कि नहीं है। तो ये आपका सेकेंडरी मैटर हो गया, ये अपना क्या हो गया, सेकेंडरी मैटर हो गया। ये रहा बात, यहां से यहां तक जरा समझने की कोशिश करना है। तो यहां से यहां तक, यहां से ये सपोज करो कि यहां पावर लाइन है, तो यहां से इसमें तो करंट इजीली पास करा, यहां से ये जो नाइक्रोम वायर जो स्टार्ट होता है इसमें करंट इजीली पास नहीं करेगा। तो करंट देखो, करंट यहां से पास करना चाहेगा, और करंट के पास करने का ये जो कैपेसिटी है उसको जो ऑब्स्ट्रक्ट करता है या उसे जो रोकता है, यानी करंट के मूवमेंट को या करंट के फ्लो को जो रोकता है, उसे अपन लोग क्या बोलते हैं, उसे अपन लोग ही रेजिस्टेंस बोलते हैं। किसका, तो उस कंडक्टर का। तो यहां पर हमने क्या लगाया, एक नाइक्रोम कंडक्टर लगाया। इस नाइक्रोम कंडक्टर के पास एक ऐसा प्रॉपर्टीज है जो कि इस कंडक्टर से ये जो करंट पास कर रहा है उसको वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है बहुत ही तेजी में। अब यहां से करंट आ रहा है, करंट मूव करेगा कंटिन्यूअसली, क्योंकि उसको पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करा हुआ है, पावर सप्लाई या पावर सेल जहां से अपन को मिल रहा है वो कंटिन्यूअस पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करा हुआ है, तो करंट तो कंटिन्यूअसली फ्लो करेगा ही। अब देखो यहां से जैसे ही करंट फ्लो कर रहा है या पास कर रहा है, तो ये नाइक्रोम वायर उसे अलाउ नहीं करता है इजीली पास होने में। तो जब अलाउ नहीं करेगा, यानी इसे यहां से ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, हीटिंग स्टार्ट हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, हीटिंग स्टार्ट हो जाएगा। बट इस करंट को तो मूव करना है कंप्लीटली, तो यहां से यहां तक वो मूवमेंट जो करेगा उसमें वो हीट प्रोड्यूस करते चलेगा, क्योंकि वो धीरे 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 से वो मूवमेंट करता जा रहा है। तो इसीलिए इस नाइक्रोम वायर का हाई रेजिस्टेंस है, जो कि यूज हो जाता है कॉइल में यूज होता है। अब देखोगे कॉइल में कुछ इस तरह का शेप रहता है, इस तरह का शेप रहता है ना, बिल्कुल रहता है। अब देखो क्यों रहता है, तो हमने आपको बताया था कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT। और हमने क्या बताया था कि रेजिस्टेंस इसका हाई है, और इस वायर को हमने लपेट कर यानी स्पाइरल टाइप में इसको कंस्ट्रक्ट करा है। क्यों, तो हीट जो है, हीट प्रोड्यूस होगा इसमें, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है इस रेजिस्टेंस पर, इस डायरेक्टली रेजिस्टेंस पर, और वो कितना देर तक इस कंडक्टर से वो करंट फ्लो करता है। तो अगर देखो R इंक्रीज कर जाएगा, इसका लेंथ अगर मैं बढ़ा दूं, तो देखो स्क्वायरल टाइम में, क्योंकि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या R इक्वल टू आपने देखा हुआ रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। अगर हम नाइक्रोम वायर का अगर हम मोटा कंडक्टर ले लेते हैं तो एरिया बढ़ जाता है, और एरिया जैसे ही बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम जाएगा। इसीलिए हम लंबे कंडक्टर को लेकर उसे स्पाइरल में मूव कर देते हैं, या इसे हम मोड़ते चले जाते हैं या कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। तो लेंथ अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो लेंथ बढ़ाया, हमने एरिया को कम करा। एरिया को कैसे, तो थिन कंडक्टर हमने लिया, कौन सा, नाइक्रोम वायर, उसको हमने ये स्पाइरल टाइप का स्ट्रक्चर दे दिया। तो अब देखो कि ये तो था इतने बड़ा, उसको हमने
इस स्पाइरल टैग कंस्ट्रक्ट करके जरा सा इसे इतने लेंथ में हमने कर दिया। तो देखो करंट मूव करेगा कुछ ऐसे, फिर आएगा यहाँ तक, फिर आएगा यहाँ तक, फिर आएगा यहाँ तक, फिर आएगा यहाँ तक। इस तरह इसको यहाँ से यहाँ मूव करने में बहुत टाइम लग जाएगा एज कंपेयर टू अगर कंडक्टर को हम इस नाइक्रोम वायर को अगर ऐसे रखते हैं तो यहाँ पर करंट थोड़ा जितना टाइम लगेगा यहाँ पर उसके कंपैरिजन में बहुत ही कम यहाँ पर टाइम लगता है। इसीलिए हम इस टाइप के स्ट्रक्चर में ढाल देते हैं या कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो एल अपॉन ए। रो क्या है, ये जो नाइक्रोम वायर है इसका ये प्रॉपर्टी है। रो क्या है, प्रॉपर्टी है। एरिया तो हमें छोटा ही रखना है, लेंथ जितने बड़ा हम रख सकते हैं, तो हमने लेंथ के टर्म में समझा। तो आई होप आप ये थोड़ा बहुत जो हमने जनरली कॉइल्स के बारे में जो डिस्कस करा है वो आप समझ गए होंगे। तो अब हम इसे इरेज कर लेते हैं। तो अब चलिए अपन लोग इस थ्योरी कंसेप्ट को यहीं पे एंड करेंगे। अब अपन लोग जनरली न्यूमेरिकल्स की तरफ जो बढ़ते हैं, अभी अपन लोग न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एस.सी. वर्मा का जनरली क्वेश्चन उठाते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ एस.सी. वर्मा का क्वेश्चन लूंगा, तो मैं क्वेश्चन तब तक निकाल लेता हूँ। जो भी आपको यहाँ पर कॉपी करना है कॉपी कर सकते हैं। हम जरा सा क्वेश्चन निकालते हैं। तो हमने क्वेश्चन निकाल लिया है एस.सी. वर्मा का। सोल्व प्रॉब्लम से अपन लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है एस.सी. वर्मा का, सोल्व प्रॉब्लम। पेज नंबर आपका है 73। सोल्व पेपर में आपका दे रखा गया है एस.सी. वर्मा का सोल्व प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि हाउ मच वर्क विल बी डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 5 मिली कूलम। यानी कहने का मतलब Q आपका दिया गया है 5 मिली कूलम, ठीक है। इस चार्ज को ब्रिंग करने के लिए क्या वर्क करना पड़ेगा, कहां से कहां तक लाने में? तो इन्फिनिटी से पॉइंट P पर लाने में, और P पॉइंट पर विच द पोटेंशियल इज 12 वोल्ट। तो V इक्वल टू आपका क्या दिया गया है, 12 वोल्ट आपका दिया गया है। कहां से लाया है? इन्फिनिटी से लाया है। कहां पर? P पॉइंट पर लाया है। पॉइंट P पर इस चार्ज को लाया है जहां का पोटेंशियल 12 वोल्ट है। तो पूछ रहा है कि W कितना होगा। तो हमने आपको पहले भी बताया था कि W इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू V होता है, ठीक है। अब यहां पर देखना है कि ये 5 मिली कूलम है। तो हमने क्या बताया था कि सभी क्वांटिटी का यूनिट हमेशा कन्वर्ट होना चाहिए, किसमें? तो एसआई यूनिट में कन्वर्ट होना चाहिए, और एसआई यूनिट में है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर देखो कि मिली कूलम है, तो इसीलिए हम इसे सिंपली कूलम में लिखने की कोशिश करेंगे। तो 5 मिली को अपन तो क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 10 टू द पावर -3 कूलम। और ये क्या है, W इक्वल टू Q इंटू V। तो V इक्वल टू क्या होता है, V यहाँ पर ये मत समझना कि ये पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मिलता है? तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस है ये। चाहे तो आप ऐसे समझ सकते हो डेल्टा V, या सिंपली V समझते हो तो V समझो। तो इन्फिनिटी का पोटेंशियल जनरली क्या होता है, पोटेंशियल यानी पोटेंशियल एट इन्फिनिटी जनरली आपका फिजिक्स में 0 वोल्ट होता है। पोटेंशियल एट इन्फिनिटी जनरली आपका 0 होता है इन्फिनिटी पर। तो देखो इंटू V, तो V इक्वल टू क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो क्या होगा, V फाइनल कहाँ पे है, P पॉइंट पर आपने लाया। तो P पॉइंट पे जो आपने लाया वहां पर पोटेंशियल क्या दिया गया है, 12 वोल्ट दिया गया है। तो यानी Vp माइनस V इन्फिनिटी, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू Vp क्या है, 12 है। V इन्फिनिटी क्या होता है, 0 वोल्ट होता है। तो 0 सॉरी माइनस होगा -0। तो क्या हुआ, 12 माइनस 0 इज इक्वल टू 12, एंड 12 इंटू 5 इक्वल टू 60 इंटू 10 टू द पावर -3। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका जूल हो गया। क्योंकि वर्क, हीट और एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, वर्क इक्वल टू एनर्जी इक्वल टू हीट। क्योंकि हीट भी क्या है, एक टाइप का एनर्जी है, और वर्क एनर्जी थ्योरम से आप क्या जानते हो, वर्क इक्वल टू एनर्जी आप जानते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 रहा। अब चलिए अपन लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि ए पार्टिकल ऑफ चार्ज ऑफ 1.5 कूलम इज टेकन फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ पोटेंशियल इज 50 वोल्ट।
to another point B at a potential of 120 volt. Calculate the work done. एक चार्ज है 1.5 कूलम्ब का, यानी क्वेश्चन नंबर ये सोल्व प्रॉब्लम में ही है। चार्ज क्या है? चार्ज आपका 1.5 कूलम्ब है, ठीक है, 1.5 कूलम्ब है। इसे किसे, तो इस चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी ले गए, पॉइंट ए से पॉइंट बी हम ले गए, तो यानी V ऑफ ए इक्वल टू क्या है, तो V ऑफ ए इक्वल टू आपका 50 वोल्ट है, 50 वोल्ट है, और V ऑफ बी इक्वल टू क्या है, तो 120 वोल्ट है। तो यानी हम इस चार्ज को, Q चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले गए, तो हमसे पूछा जा रहा है कि हमने कितना वर्क करा। तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, तो वर्क इक्वल टू होता है Q इंटू डेल्टा V। तो देखो Q क्या है, तो 1.5 है, इस दफा सिंपली SI यूनिट में है, तो SI यूनिट में हमने पुट करा। डेल्टा V इक्वल टू क्या होगा, फाइनल पोटेंशियल, तो कहां पर ले गए, B पॉइंट पर ले गए। B पर पोटेंशियल है कितना, तो 120 माइनस कहां से ले गए थे, तो 50 से ले गए, तो 50। तो ये कितने हो गया, देखो 1.5 इंटू 70 हुआ क्या, बिल्कुल ये क्या हो गया, 70 इंटू 1.5 क्या हो गया, 10.5 जूल हो गया, 10.5 जूल हो गया। इतना हमने वर्क करा है 1.5 कूलम चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में। तो दो क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 20 है, एग्जाम्पल नंबर 20 यानी क्वेश्चन नंबर क्या है, 20। सोल्व प्रॉब्लम में ही है। ये क्वेश्चन कहता क्या है, एक करंट ऑफ 4 एम्पियर, कहने का मतलब I यहां पर आपको दिया गया है 4 एम्पियर, ठीक है, passes through a resistance of 100 ओम, यानी R आपको दे दिया गया है 100 ओम, ठीक है, कितने टाइम के लिए, तो T इक्वल टू आपका दिया गया है 15 मिनट, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि हीट कितना प्रोड्यूस होगा कैलोरी में। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैलोरी में पूछ रहा है, जरा समझने की कोशिश करना, यहाँ पर कन्वर्सन भी होगा। तो पूछ रहा है कि हीट कितना प्रोड्यूस होगा, वो भी कैलोरी में। तो देखो H इक्वल टू क्या होता है, I स्क्वायर RT होता है, ठीक है। तो I तो दिया गया है, SI यूनिट में है, तो जी हाँ SI यूनिट में है, तो 4 स्क्वायर। R दिया गया है क्या, R बिल्कुल SI यूनिट में है 100, हाँ। T दिया गया है, T बिल्कुल दिया गया 15 मिनट, तो 15 मिनट, तो मिनट तो टाइम का SI यूनिट नहीं है, बिल्कुल नहीं है, इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा SI यूनिट में। तो मिनट को, 15 मिनट को अगर मैं SI यूनिट में कन्वर्ट करूं, तो SI यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है, सेकेंड होता है। तो 15 मिनट इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 15 इंटू 60, क्योंकि 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकेंड, तो 15 मिनट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 इंटू 60। अब इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट करने पर आपको मिलता है 1.44 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, ठीक है। इतना हीट आपको मिलता है, कितना हीट मिलता है, इतना हीट, यानी 4 एम्पियर का करंट एक कंडक्टर से पास करा, जिसका रेजिस्टेंस है 100 ओम, कितने समय तक पास करा, तो 15 मिनट तक पास करा। तो उस कंडक्टर से कितना हीट प्रोड्यूस हुआ, तो उस कंडक्टर से 1.44 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल हीट प्रोड्यूस हुआ। अब रहा बात कि हीट तो पूछा, बट कैलोरीज में पूछा, किसमें पूछ रहा, कैलोरी में। तो कैलोरी में हमें कन्वर्ट करना है जूल को। तो आप जानते हो कि 1 कैलोरी इक्वल टू क्या होता है, कन्वर्सन आपने 9th क्लास में ही पढ़ा हुआ। तो 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.18 जूल। क्या होता है, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल होता है। तो सिंस 1 कैलोरी इक्वल टू क्या होता है, 4.18 जूल होता है। तो कैलोरी में हमें कन्वर्ट करना है, तो ये तो जूल में है, तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको 4.18 जूल से, देखो कैलोरी में अपने को कन्वर्ट करना है, तो 4.18 से हम इसे डिवाइड कर देंगे। तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.44 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 4.18 इक्वल टू क्या हुआ, तो यहां पर आंसर आता है 3.4 इंटू 10 टू द पावर 5 कैलोरीज, ठीक है। तो ये कन्वर्सन थोड़ा सा याद रखना, क्या, तो 1 कैलोरी इक्वल टू होता है आपका 4.18 जूल्स,
ये याद रखना, ये कन्वर्सन कभी कभी पूछा जाता है। तो ये तो था कुछ सोल्व प्रॉब्लम। अब चलते हैं अपन लोग एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज में अपन लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल्स में ही डायरेक्ट है। तो न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन नंबर 19 है। एक्सरसाइज HCV का क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता क्या है, देखिए यहां पर हम हिंट ओनली दूंगा। तो देखो 12 वोल्ट का बैटरी है, यानी भी आपको दे दिया गया है, ठीक है, भी आपको दे दिया गया है। कनेक्ट 12 वोल्ट का बैटरी कनेक्टेड टू अ बल्ब, ड्राइव अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। आई आपको दे दिया गया है, ठीक है। फाइंड द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी इन 10 मिनट, यानी टी भी आपको दे दिया गया है। तो पूछ रहा है कि एनर्जी, तो एनर्जी इक्वल टू क्या, तो हमने बताया हीट कितना प्रोड्यूस हुआ, हीट इज द टाइप ऑफ एनर्जी, तो हीट इज द टाइप ऑफ एनर्जी, तो H इक्वल टू I²RT। और यहां पर भी दिया गया है, I दिया गया है और T दिया गया है, तो सिंपली आप कन्वर्ट कर लेना, V इक्वल टू IR होता है। तो आप कन्वर्ट करके H इक्वल टू क्या होता है, I²RT। तो यहां पर भी दिया गया है, तो V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, ठीक है, V इक्वल टू IR होता है। तो इसको आप कन्वर्ट करके यहां पर पुट कर देना, ठीक है, इसको कन्वर्ट करके आप पुट करोगे, बन जाएगा। अब क्या रहा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 20 में सोल्व करना बनेगा तो ठीक है, नहीं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछना या चैनल के अबाउट सेक्शन में जाना, वहां पर कॉन्टेक्ट अस करके है, वहां से आप हमें कॉन्टेक्ट करो, हम आपको रिप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 में है क्या, तो क्वेश्चन नंबर 20 में फिर कह रहा है कि 1.5 एम्पियर, यानी आपका I दे दिया गया है, ठीक है। फ्लो थ्रू अ वायर ऑफ 8 ओम, 8 ओम से बह रहा है, तो यानी R भी आपको दे दिया गया है। फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन 10 सेकेंड, यानी T भी आपको दे दिया गया है। तो पूछ रहा कि H इक्वल टू क्या होगा, तो H इक्वल टू I²RT। तो बहुत ईजी बात। क्वेश्चन नंबर 20 भी सो ईजी। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। ए करंट ऑफ 2 एम्पियर प्रोड्यूस 200 जूल्स, यानी I यहां पर आपको दे दिया गया है और H आपको दे दिया गया है, ठीक है। in a wire in a given period of time t, if the current is increases to 4 ampere, how much heat will be produced in the same time। यहां पर कह रहा है कि t टाइम के लिए करंट बहा, t टाइम के लिए करंट हमने बहाया, तो हीट जो हमने गिवन क्वांटिटी दे रखा है उतना हमें मिला। दूसरी दफा हमने देखा कि करंट को हमने इंक्रीज करा, कितनी दफा, तो इस बार 2 एम्पियर से 4 एम्पियर हमने कर दिया। तो हमने देखा हीट कितना प्रोड्यूस होगा, हमें यह फाइंड करना है कि इस दफा टी को हमने इंक्रीज करा है, सॉरी टी को हमने सेम रखा है, टी इक्वल टू यहां पर सेम रहेगा, करंट को हमने इंक्रीज करा है 4 एम्पियर इस बार कर दिया है, तो हीट कितना प्रोड्यूस होगा। तो देखो यहां से आप H इक्वल टू I²RT, यहां पर R आप फाइंड कर लेना और यहां पर फिर से आप पुट कर देना, ठीक है। यहां पर R आप फाइंड करके, T तो दोनों में सेम रहेगा क्योंकि सेम दे रखा गया, सेम सम टाइम के लिए, तो यहां पर आप R पुट कर लेना। यहां से आप R पुट करोगे तो यहां पर आपको H निकल जाएगा, ट्राई करना। तो क्वेश्चन नंबर 21 बस 3 ही क्वेश्चन था। अब चलिए एक HC वर्मा में सोल्व प्रॉब्लम भी है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है हीटिंग अप्लायंस में, वो भी अपन लोग देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 4.7 HCV एग्जाम्पल 4.7, ठीक है। 4.7 में क्वेश्चन क्या है, 3 वोल्ट का बैटरी है, कनेक्टेड है 5 ओम रजिस्टर से, कैलकुलेट हीट प्रोड्यूस इन 5 सेकेंड। देखो क्या दे रखा है, यहां पर भी आपको मालूम है, R आपको मालूम है, T आपको मालूम है, तो आपसे पूछ रहा है कि हीट क्या हुआ है। तो हीट इक्वल टू क्या होता है, तो V² R इंटू T होता है, H इक्वल टू
तो ये फार्मूला आप पुट कर देना, तो यहाँ पर 4.7 भी आपसे बन जाएगा। तो एससी वर्मा में इतना ही क्वेश्चन था। अब चलिए अपन लोग एनसीईआरटी में देख लेते हैं कि एनसीईआरटी में क्या क्या क्वेश्चन है। तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज में एनसीईआरटी का, चलिए मैं इसे ब्लैक कलर से बनाने की कोशिश करूंगा। कहाँ पर, यहाँ पर एनसीईआरटी एक्सरसाइज। तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज बेस्ड ऑन आज का लेक्चर पर क्या क्या क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन वन क्या कह रहा, व्हाई डज द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो व्हाइल द हीटिंग एलिमेंट डज। कहने का मतलब जो हीटिंग इलेक्ट्रिक हीटर है उसका जो कॉर्ड है वो ग्लो नहीं करता है, बल्कि उनका कॉइल जो है वो ग्लो करता है। ऐसा क्यों? तो हमने बताया था कि जो कॉर्ड होता है उनका रेजिस्टेंस बहुत ही लो होता है, इसीलिए उनसे करंट या जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इजीली पास कर जाता है, और जबकि कॉइल जो है उनका रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होता है, इसीलिए वहाँ से करंट इजीली पास नहीं करता है। वो करंट, इलेक्ट्रिक करंट किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ तो वो ग्लो करना लगता है। तो पहला क्वेश्चन यही था। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ अ चार्ज इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। कह रहा है कि हीट कितना जनरेट होगा, यानी हीट कितना जनरेट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 तो आप समझ गए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पूछ रहा है कि H कितना जनरेट होगा, कब, जब हम Q को दे दिया गया है, यहां पर चार्ज दे दिया गया है 96,000, यानी Q आपको दे दिया गया, H इक्वल टू वाट, यानी Q दे दिया गया आपको 96,000, ठीक है, 1 आवर के लिए, यानी T भी आपको दे दिया गया है, ठीक है, T भी आपको 1 आवर दिया गया है, ठीक है। अब रहा बात पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो 50 वोल्ट, भी आपका क्या है 50 वोल्ट। तो हीट आपसे पूछ रहा है कि कितना हीट जनरेट होगा। तो देखो हीट इक्वल टू क्या होता है, तो हीट कितना जनरेट होगा, तो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो देखो यहां पर इस कंसेप्ट को आप मत लगाओ, इस कंसेप्ट को आप मत लगाओ, या ऐसे आप सिंपली लिखो W इक्वल टू क्या होता है, तो W इक्वल टू Q इंटू भी होता है, W इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू भी। तो वर्क इक्वल टू एनर्जी, और एनर्जी इक्वल टू हीट एनर्जी। तो देखो वर्क इक्वल टू क्या हुआ, जो भी वर्क हमने करा 96,000 कूलम चार्ज को इस 50 वोल्ट पोटेंशियल के अगेंस्ट में हमने ले गया या ब्रिंग किया या ट्रांसफर किया, तो जो हमने वर्क करा वही तो ट्रांसफर हो गया हीट एनर्जी में। तो W इक्वल टू Q इंटू भी, तो दिस थिंग्स इंटू दिस थिंग्स, यानी 96,000 इंटू 50 एंड दैट मच ऑफ वर्क इज कन्वर्टेड इंटू हीट एनर्जी। अगर हम ये कंडीशन को मान लें कि यहाँ पर कंप्लीटली कन्वर्सन हुआ है, तो 96,000 इंटू 50 इक्वल टू आपका हो गया हीट एनर्जी। और नहीं तो आप यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा लीजिए कि देखिए T आपको दे दिया गया है, Q आपको दे दिया गया है, तो यहाँ पर I आप निकाल लीजिए, R फिर आपको नहीं मालूम है, भी यहाँ पर दे दिया गया है तो R आपको मालूम हो जाएगा फ्रॉम ओम्स लॉ से, V इक्वल टू आई आर होता है, तो R आपको यहाँ से मालूम हो जाएगा। फिर आपको T दिया गया है, T आपको हमेशा सेकेंड में रखना है, तो इससे कन्वर्ट यहाँ पर आप कैलकुलेट कर लीजिए। बट ये कंसेप्ट आप लगाइए, ये आइडियल कंडीशन यहाँ पर दे रखा गया है। तो ये तो रहा क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20, यानी क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या दिया गया है कि रेजिस्टेंस आपको R दे दिया गया है, R दे दिया गया है, I आपको दे दिया गया है, करंट भी आपको दे दिया गया 5 एम्पियर है, कैलकुलेट द हीट डेवलप इन 30 सेकेंड, यानी T भी आपको दे दिया गया है। तो हीट आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर सिंपली H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी लगा देना, कैलकुलेट हो जाएगा। तो ओनली 3 क्वेश्चन आपका दे रखा गया था, और जो भी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है वो आपका आज के लेक्चर पर बेस्ड नहीं है, तो हम उसे इग्नोर कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इस कंसेप्ट, नेक्स्ट लेक्चर में जब वो कॉन्सेप्ट आएगा अगर उस पर बेस्ड होगा तब हम उस क्वेश्चन को इन्वॉल्व करूँगा। तो जो भी कॉपी करना है कॉपी कीजिए, अगर लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, नहीं तो डिसलाइक मारना और रीज़न बताना, और जो भी प्रॉब्लम है स्टिल तो चैनल के अबाउट सेक्शन में जाना, वहाँ पर कॉन्टैक्ट अस करके ऑप्शन है, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करो। तो पढ़ाई करते रहो, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।